आगे वो देना चाहता है जिस दिन यूनसेंग की ऑफिशियल राजा बनने की सेरेमनी थी। वो देखता है कि ये लूसी तो मुझे वो इंपीरियल सील दे ही नहीं रहा, तो वहीं बाकी सभी लोग सेरेमनी स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर हैपेंग उस इंपीरियल सील को लेकर आ जाती है, जिसे देख यूनसेंग के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। इस सेरेमनी के बाद से राज्य के सभी बड़े फैसले और प्रॉब्लम्स लूसी की जगह पर अब यूनसेंग हैंडल करेगा। अगले सीन में हैपेंग काफी गुस्से से यू चांग्या के पास आकर कहती है कि तुमने मेरे पोस्टर बनाए। वो कहता है कि माफ करना हैपेंग, पर मेकअप का सामान बेचने के लिए मुझे ये करना पड़ा। देखो, इंपीरियल डॉक्टर बनने से घर नहीं चलता। ये सब तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ज्यादा पैसे कमाकर तुम्हें यहाँ से भगा सकूं। हैपेंग कहती है कि यू चांग्या, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करती हूँ। उसका नूडल जैसा फिगर है, पाँव जैसा सफेद सफेद चेहरा, उसमें छोटी छोटी आंखें, मुंह और नाक। यू चांग्या कहता है कि अब क्या तुम यूनसेंग को पसंद करने लगी हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यूनसेंग के ही बारे में बात कर रही हूँ। यू चांग्या कहता है कि अगर तुम यूनसेंग को पसंद करती हो तो उसे पसंद करना छोड़ दो, क्योंकि वो आदमी अभी सक्सेस होने की राह पर है और ऐसे आदमी के लिए प्यार तो एक जहर होता है। देखना, अब वो अपनी राजगद्दी बचाने के लिए ढेर सारी लड़कियों से शादी करेगा, पावर के पीछे पूरा पागल हो जाएगा। उसके बाद तो वो सब पर अपना रौफ झाड़ेगा और तुम्हारे हिस्से का प्यार किसी और को देने लगेगा। यहाँ पर यू चांग्या हैपेंग का अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश करने के बाद उसे बाहर भेज देता है। हैपेंग जब इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए बाहर जा रही थी कि ढेर सारी लड़कियों को देखकर वो कहती है कि यू चांग्या ने तो ठीक कहा था, ये तो सचमुच में दोबारा शादी करने जा रहा है। वो जल्दी से यूनसेंग के पास जाकर उसकी गोद में बैठकर सोचती है कि आज तो इन सभी को दिखाना पड़ेगा कि असली क्वीन है कौन। इन सभी को क्या लगता है कि ये मेरे यूनसेंग को अपना बना लेगी। फिर वो उसे किस करने जा रही थी। यूनसेंग, जो कि हैपेंग के इस सडन एक्शन से काफी ज्यादा शॉक्ड था, कि तभी ही रानी माँ कहती है कि ये सारी लड़कियां तो हमने म्यूजिक बजाने के लिए बुलाई है, तुम आखिर में सोच क्या रही हो। हैपेंग ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। फिर रानी माँ इन सारी लड़कियों के साथ वहाँ से चली जाती है ताकि ये दोनों अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। हैपेंग कहती है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, क्या तुम इनमें से किसी को अपनी वाइफ नहीं बनाने वाले थे। वो कहता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, वैसे क्या तुम जेलस थी। हैपेंग कहती है कि नहीं तो मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं जा रही हूँ। लेकिन यूनसेंग तो उसका पीछा करने लगता है ये जानने के लिए कि क्या ये सच में जेलस थी। यूनसेंग को अपना इस तरह से पीछा करते देखकर हैपेंग का ध्यान नहीं रहता एंड वो कुएं में गिरने वाली थी, लेकिन वो जैसे ही यूनसेंग को पकड़ती कि वो दोनों साथ में कुएं में गिरते हैं। आगे हैपेंग फायरफ्लाइज पकड़कर आई थी। सुफंग कहती है कि योर हाइनेस, मुझे पता नहीं था कि आप इतनी ज्यादा रोमांटिक है, आपने ये सब कुछ महाराज को दिखाने के लिए पकड़ी है ना। वो कहती है कि नहीं तो मैं तो इसे तलकर खाने वाली थी। ये सुनकर सुफंग का उल्टी जैसा मुंह बन गया था, पर फिर हैपेंग कहती है कि सुफंग, वैसे तुमने मुझे अच्छा आइडिया दिया है, इन सभी को देखकर यूनसेंग पक्का खुश हो जाएगा। फिर जब वो इस झाड़ को लेकर यूनसेंग को दिखाने जा रही थी कि बीच रास्ते में ही यू चांग्या आकर इसे तोड़ देता है कि तुम इन सारी फायरफ्लाइज को यूनसेंग को नहीं दिखाओगी। झाड़ टूटने पर सारी फायरफ्लाइज उड़ गई थी और यहाँ पर एक रोमांटिक माहौल क्रिएट हो गया था। हैपेंग काफी गुस्से से यू चांग्या से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैंने इसे काफी मेहनत करके पकड़ा था। दूर खड़ा यूनसेंग उन दोनों को इस तरह से क्लोज देखकर जेलस होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पाइयो अपनी अगली कहानी लिखने के लिए यूनसेंग को अपना हीरो बनाना चाहती थी। वो जैसे ही कुछ सोचने चाहती कि यूनचोंग बार बार उसके ख्यालों में आ रहा था। वो कहती है कि मैं भला उस बेवकूफ यूनचोंग के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही हूँ। फिर वो इन सारे ख्यालों को झटक कर जैसे ही कुछ लिखने की कोशिश करती कि अब तो उसे यूनचोंग की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो कहती है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अगले दिन लूसी हैपेंग से मिलने के लिए आया था। वो पूछती है कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है, क्योंकि तुम ऐसे ही तो मुझसे मिलने नहीं आओगे। लूसी कहता है कि तुमने ठीक समझा, तुम मुझे राजमहल की सारी नौकरानियों की इन्फॉर्मेशन ला कर दो, और हाँ, इस बात की खबर किसी को भी कानो कान लगनी नहीं चाहिए। वो कहती है कि ऐसा क्यों, कहीं तुम मेरे श्वान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। वो कहता है कि नहीं,
अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हारे ही श्वान का फायदा होगा। आगे हैपेंग इसी काम में लग जाती है। वो नौकरानियों की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सभी को डांस सिखा रही थी। उसका डांस इतना ज्यादा अच्छा था कि सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगले दिन हैपेंग ने बहुत सारी नौकरानियों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी कि तभी ही यूनसेंग आकर उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। हैपेंग सोचती है कि इसे क्या पता लग गया है कि मैं लूसी के लिए काम कर रही हूँ। वो कोई बहाना सोच रही थी कि यूनसेंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ करके मेरा अटेंशन पाना चाहती हो। कांग्रेचुलेशन, तुम्हें मेरा अटेंशन मिल गया है। अब तुम मिलिट्री परेड में मेरे साथ चलोगी। इतना बोलकर वो सोचता है कि अब तो हैपेंग को मेरा हिंट मिल गया कि मैं इसे कितना ज्यादा पसंद करता हूँ। यानी कि मिलिट्री परेड में आना उसका इनडायरेक्ट कन्फेशन था। हैपेंग डांस करने के बाद जब अपने रूम में आती कि वो कहती है कि ये क्या, डांस करते करते तो मेरे पैर थक गए, अब मुझे मिलिट्री परेड में भी जाना पड़ेगा। फिर वो यूशंगिया के पास आकर पैर ना दुखने की दवाई मांगते हुए अपना दुखड़ा सुना रही थी कि ये यूशंगिया तो अपनी अलग ही सेटिंग करने में लगा था। वो कहता है कि दवाई तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर बदले में तुम्हें मेरी पैसे कमाने में मदद करनी पड़ेगी। हैपेंग उसे मना नहीं कर पाती। अगले दिन यूशंगिया अपने मेकअप का सामान लेकर इन सारी नौकरानियों में बेचने आ गया था। हैपेंग उसका प्रमोशन करने में उसकी मदद कर रही थी। वैसे यूशंगिया का मेकअप बेचना तो बस एक बहाना था। वो इन सारी नौकरानियों में से जासूस ढूंढने आया था। लूसी ने यूशंगिया से कहा था कि शियू राज्य वालों ने राजमहल में अपने कुछ जासूस भेजे हैं नौकर बनाकर। अभी यूशंगिया मेकअप बेचने के बहाने से इन सारी नौकरानियों की परख कर रहा था। आगे हैपेंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लूसी को दे देती है एंड कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए काम किया, इसके बारे में किसी को कुछ पता लगना नहीं चाहिए, खास करके यूनसेंग को, वरना वो मुझ पर गुस्सा करेगा। लूसी इस इंफॉर्मेशन को लेकर चला गया था। फिर लूसी ने राजमहल में बायू की शादी का प्रस्ताव रखा था। हैपेंग इसे देखकर काफी गुस्से में आ जाती है कि लूसी ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद की, अब वो बायू की करने जा रहा है। जब वो यूनसेंग के पास आती कि यूनसेंग उसे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर कहता है कि देखो, अभी तक मैंने हाँ नहीं कहा, वैसे भी मुझे बायू में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो मैं उसे मना ही करने वाला हूँ। यूनचोंग कहता है कि मैं तो कब से देख रहा था कि इस बायू की नजर मेरे भाई पर है, आखिरकार उसने यहाँ पर चौकड़ी मार ही दी। हैपेंग कहती है कि अगर बायू की शादी तुमसे होती तो ये ठीक था, क्योंकि वो तुम्हें पसंद भी करती है। लेकिन लूसी ने ये बात जानते हुए भी बायू की शादी यूनचोंग से तय कर दी। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड कि क्या बायू की शादी यूनचोंग से होने वाली है। यूनचोंग कहता है कि भाई देखो, इसमें तो मेरा नाम है। हैपेंग कहती है कि बायू अगर यूनचोंग से शादी कर लेगी तो जिंदगी भर पछताएगी, क्योंकि उसका प्यार यूनसेंग है। यूनसेंग कहता है कि देखो, तुम बार बार इस तरह से बायू से मेरा नाम मत छोड़ो, मुझे वो पसंद नहीं, वैसे भी मैं इस शादी को कैंसिल ही करने वाला हूँ। तभी ही बायू आकर कहती है कि आपने ठीक कहा महाराज, जल्द से जल्द इस शादी को कैंसिल कर दीजिए। यूनचोंग कहता है कि ऐसा क्यों, भाई ने मना किया, भाभी ने मना किया, अब तुम भी मना कर रही हो, आखिर में मुझ में कमी ही क्या है, कोई मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता। बायू कहती है कि तुम बस इधर उधर घूमते रहते हो, कोई काम धंधा नहीं करते, तुम जैसे नालायक से शादी करने से अच्छा मैं कुंवारी ही मर जाऊं। नालायक शब्द सुनकर यूनचोंग को तो काफी गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि ये शादी तो होकर रहेगी, जाकर लूसी से कहना कि वो दहेज तैयार रखे। दूसरी तरफ लूसी हैपेंग की माँ को इम्प्रेस करने में लगा था, लेकिन वो सख्त औरत उसकी किसी भी बात में नहीं आ रही थी और न ही पट रही थी। सभी को उल्लू बनाने वाला लूसी आज अपनी ही वाइफ के सामने हार गया। अगले दिन यूनसेंग हैपेंग को मिलिट्री की परेड में लेकर गया था, जहां पर सारे सोल्जर्स तलवार को लेकर अपना कौशल्य दिखा रहे थे। सभी बूढ़े सोल्जर्स को देखकर यूनसेंग लूसी से पूछता है कि क्या हमारी सेना में जवान लोग भर्ती नहीं हो रहे। इस पर लूसी उसे कहता है कि मैंने राज दरबार में ये मुद्दा कितनी बार उठाया होगा कि तुम मिलिट्री का फंड बढ़ा दो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। कड़कती धूप हो या फिर तेज बर्फबारी, वो लोग काफी स्ट्रगल करके हमारे राज्य की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को तो 3 टाइम का खाना तक नसीब नहीं होता। वो लोग जितनी मेहनत करते हैं, अगर उतना वेतन भी मिल जाए तो भी ठीक है, उनके पास तो अच्छे हथियार भी नहीं। ऐसे में आजकल का युवा
मिलिट्री में भर्ती नहीं होना चाहता। हैपेंग ने जो राजमहल के नौकरों की इन्फॉर्मेशन लाकर दी थी, लूसी इसे दिखाकर कहता है कि ये सारे राजमहल के नौकरों की लिस्ट है। इन सारी नौकरानियों में से किसी का पति, किसी का भाई तो किसी का पिता मिलिट्री में है। वो लोग हमारे देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, पर बदले में तुमने उन लोगों को क्या दिया? उनके बच्चों की पढ़ाई तो छोड़ो, उनकी परवरिश भी ढंग से नहीं हो पा रही। इसलिए मैं आज तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मिलिट्री के कायदे कानून में थोड़े सुधार लाओ। यूनसेंग लूसी की बात समझकर मिलिट्री के कायदे कानून में थोड़े सुधार लाता है एंड मिलिट्री फंड को भी बढ़ा देता है। हैपेंग लूसी को देखकर सोचती है कि अच्छा, तो इस काम के लिए इसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। वैसे लूसी इतना ज्यादा कूल निकलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। अगले सीन में रानी माँ ने हैपेंग के पास एक फरमान भेजा था, जिसे पढ़कर वो साइड में रख देती है। तो वहीं यूनसेंग के पास भी रानी माँ ने कुछ ऐसा ही फरमान भेजा था। यूनसेंग तो इसे पढ़कर काफी शर्मा रहा था, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि हमें इसका कुछ करना होगा। देख नहीं रहे हो यूनसेंग कितना परेशान है, क्यों ना हम यूनसेंग के रूम से बैट ही गायब कर दें, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। वहीं यूनसेंग हैपेंग के साथ सुहागरात मनाने के अलग अलग ख्वाब देख रहा था कि जब वो आएगी तो हमारे बीच में ऐसा होगा, हम ऐसा कुछ करेंगे एक्सेट्रा। यूनचोंग कहता है कि क्यों ना हम हैपेंग को जाकर ये बता दे कि यूनसेंग गे है, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सुन यूनसेंग कहता है कि तू होगा गे। इतना बोलकर वो वापस से वही ख्यालों में डूब गया था। सभी के जाने के बाद उसका यूनुक आकर बताता है कि हैपेंग ने कहा है कि वो आज रात यहाँ पर आने वाली है। ये सुनकर यूनसेंग काफी एक्साइटेड हो गया था। वो कहता है कि फिर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से कमरा सजा दो। जब रानी माँ के इस फरमान के बारे में यू छंगिया को पता लगता है कि वो तो लूसी से लड़ने चला गया था कि हैपेंग यूनसेंग के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मुझे आज भी हमारा वो प्लान याद है, जो चीज मेरी है मैं उसे वापस लेकर रहूंगा, फिर चाहे वो हैपेंग ही क्यों ना हो। इतना बोलकर यू छंगिया वहां से चला गया था। लूसी कहता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है। वैसे हर आदमी अपनी जवानी में एक लड़की के लिए सारी हदें पार कर देता है, फिर चाहे वो उसे मिले या ना मिले। यहाँ पर यूनसेंग तो सुहागरात मनाने की सारी तैयारी कर चुका था। जब हैपेंग वहाँ पर आती कि इस प्यारे से हार्ट को देखकर वो इसे झटक कर कहती है कि ये यहाँ पर किसने बना दिया। फिर बेड पर बैठने के बाद वो यूनसेंग की मसाज करने लगी थी। यूनसेंग शॉक्ड कि अचानक से हैपेंग को क्या हो गया। हैपेंग कहती है कि क्या तुमने रानी माँ का फरमान पढ़ा नहीं, उसके कहने पर मैं तुम्हारी मसाज कर रही हूँ। यूनसेंग कहता है कि रानी माँ ने मसाज का नहीं बल्कि हम दोनों को बच्चा पैदा करने को कहा था। ये सुनकर पहले हैपेंग थोड़ा शर्माती है, उसके बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगी थी। ये देखकर यूनसेंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, हम दोनों के बीच में डेटिंग पीरियड मिसिंग है। मैं तुम्हें वो सारे रोमांटिक एक्सपीरियंस दूंगा जो कि हर कपल के बीच में होते हैं, उसके बाद ही हम बच्चे के बारे में कुछ सोचेंगे। यूनसेंग की ये बात सुनकर तो हैपेंग उससे इम्प्रेस हो गई थी। अगले दिन यूनसेंग हैपेंग को डेट पर लेकर गया था, जहाँ पर वो उसे अलग अलग रोमांस करने के आइडियाज बता रहा था। एक फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि यू छंगिया असल में पड़ोसी देश शियू का क्राउन प्रिंस है। उसके अंकल ने उसके फादर को मारकर बगावत शुरू कर दी और राजगद्दी हासिल कर ली। यू छंगिया के पिता को मारने के बाद अंकल यू छंगिया को भी मारने वाला था, लेकिन वो वहां से बचने में कामयाब हो गया और भागकर शानपा विलेज आ गया। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर किसी टी हाउस में एक स्टोरी टेलर कहानी सुना रहा था कि 20 साल पहले हमारे राज्य और शिव राज्य के बीच में एक भयंकर जंग हुई थी। इस जंग में शिव राज्य बुरी तरीके से हार गया था। उसके बाद दोनों देशों ने शांति प्रस्ताव के जरिए एक दूसरे के साथ संधि छोड़ी। फिर शिव के पिछले राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी लियू की शादी करने के लिए यहाँ पर भेजा। यूनसेंग के पिता को वो पहली ही नजर में पसंद आ गई और उन्होंने राजकुमारी लियू से फौरन ही शादी कर ली थी। राजकुमारी लियू और कोई नहीं बल्कि छोटी रानी है, यूनचोंग की माँ। यहाँ पर छोटी रानी को ये पता लग गया था कि जो ये इंपीरियल डॉक्टर यू छंगिया है, असल में वो क्राउन प्रिंस लिया है। वो कहती है कि लिया यहाँ राजमहल में क्या करने आया है, यहाँ पर आने का उसका क्या मकसद होगा। आगे रात में यूनसेंग हैपेंग को तारे दिखाने के लिए ले जा रहा था, क्योंकि ये उसके हिसाब से काफी रोमांटिक था। लेकिन वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर यूनचोंग पहले से ही बायू को लेकर आया है। जब वो तारे देख रही थी कि यूनचोंग अचानक से उसे फूल देकर प्रपोज कर रहा था। यूनसेंग कहता है कि ये क्या,
ये तो मेरा आइडिया था, इसने तो मेरे डायलॉग्स भी चोरी कर लिए। हैपेंग काफी हंसते हुए कहती है कि यूनसेंग, कहीं तुम मुझे यहाँ लाकर ये सब तो नहीं करने वाले थे ना? वो कहता है कि नहीं तो मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, ये सब तो बच्चे करते हैं। लेकिन तभी ही उसके कपड़ों में से रोज और दूरबीन नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से उसका पोपट हो गया था। यूनसेंग सोचता है कि इस यूनचुंग के बच्चे ने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। फिर अगले दिन भी कुछ ऐसा ही होता है। यूनसेंग जिस आइडिया से हैपेंग को प्रपोज करने वाला था, यूनचुंग पहले ही ये काम कर देता है। वो एक बड़े से बलून पर चढ़कर सभी को इकट्ठा करने के बाद जोर जोर से बायू को प्रपोज कर रहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा। सभी लोग बायू को हाँ बोलने को कह रहे थे, फिर बायू भी फिसल कर उसे हाँ कह ही देती है। यूनसेंग तो मन ही मन में यूनचुंग को गालियां दे रहा था कि आज फिर से इसने मेरा आइडिया चोरी कर लिया। लेकिन हैपेंग कहती है कि ये दिखने में तो काफी ज्यादा रोमांटिक है, लेकिन इतनी ऊंचाई से मुझे काफी डर लगता है। यूनसेंग कहता है कि अच्छा है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया, मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं। इतना बोलकर वो चोरी चुपके अपने आदमियों को इशारा करता है कि अपने वाले बलून को जल्दी से डिस्ट्रॉय कर दो। अगले दिन पड़ोसी राज्य शियू से उसकी जनरल अपनी सेना को लेकर यहाँ लूसी से मिलने के लिए आई थी। जब इन सब के बारे में यूनसेंग को पता लगता कि वो सोच में पड़ जाता है कि पड़ोसी राज्य की जनरल खुद यहाँ लूसी से मिलने आई। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये लूसी पड़ोसी देश के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहा है, देशद्रोह कर रहा है। बचपन में भी मैंने उसे शियू के लोगों के साथ बात करते हुए सुन लिया था, यानी कि ये लूसी मुझे काफी लंबे टाइम से धोखा दे रहा है। फिर यूनसेंग लूसी के घर पर पड़ोसी देश के जनरल से मिलने के लिए चला गया था। जब वो यहाँ पर आता कि जनरल उसे कहती है कि उस शांति प्रस्ताव के अकॉर्डिंग तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वो दहेज भी साथ लेकर आई थी। वो ये भी बताती है कि सरहद पर माहौल अभी काफी गंभीर है, दोनों राज्य की सेना तैनात है। अगर यूनसेंग ने शादी करने से मना कर दिया तो वहाँ पर युद्ध छिड़ जाएगा। फिलहाल यूनसेंग उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो मना ही करने वाला था। लेकिन सरहद पर जंग ना छिड़े, इसलिए उसने जवाब ना देना ही जरूरी समझा। जब वो वापस आता कि उसे एक और झटका लगता है। उसे पता लग गया था कि जो ये यू छांग्या है वो तो असल में क्राउन प्रिंस लिया है। वो उसे डंजन में बंद करके पूछ रहा था कि यहाँ मेरे राजमहल में आने का तुम्हारा क्या मकसद है, लेकिन यू छांग्या उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। ये देख यूनसेंग कहता है कि अब मुझे तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, लेकिन तभी ही लूसी आकर उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो यू छांग्या को अपने साथ बचा कर ले गया था। यूनसेंग कहता है कि अब तो कंफर्म हो गया कि ये लूसी पड़ोसी देश के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी गट फीलिंग ये कह रही थी कि वो लूसी पर भरोसा करे, वो उसे कोई धोखा नहीं दे रहा। लेकिन बाहर के ऐसे हालात देखकर वो काफी कंफ्यूज हो गया था कि उसे लूसी पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। वो इन्हीं सारे ख्यालों में डूबा हुआ था कि यूनचुंग कहता है कि मुझे तो इस क्राउन प्रिंस लिया के ऊपर काफी दया आ रही है कि तुम लोगों ने उसकी कहानी नहीं सुनी। यू छांग्या जब छोटा था तब उसके अंकल ने उसके फादर को मारकर राजगद्दी छीन ली। फिर अंकल यू छांग्या को भी मारने आ रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से यू छांग्या बचने में कामयाब हो गया और भागकर शानपा विलेज आया। यहाँ पर वो एक्सीडेंटली लूसी को मिल गया था। उसके बाद लूसी ने उसे छुपाने में उसकी मदद की। दूसरी तरफ छोटी रानी को जब पता लगता है कि यू छांग्या अरेस्ट हो गया है, कि वो अपनी अलमारी में से एक फरमान निकालकर अपनी नौकरानी को ऑर्डर देती है कि जाकर इसे लूसी को चोरी चुपके दे दो और याद रहे कि लूसी इस फरमान को पढ़ना चाहिए। नौकरानी उसके कहने पर बिल्कुल ऐसा ही करती है। जब ये फरमान लूसी के हाथ लगता कि ये तो यू छांग्या के पिता की लिखी हुई आखिरी विल थी, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि शियू राज्य का अगला राजा यू छांग्या बनेगा, ना कि उसका अंकल। ये पढ़कर लूसी के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। वो पास्ट की एक बात याद करता है जिस दिन यू छांग्या उसे पहली बार मिला था। उसके बाद लूसी उसे हैपेंग की माँ के पास लेकर गया और कहा कि तुम्हें इस लड़की की अच्छी तरीके से हिफाजत करनी है। ये क्राउन प्रिंस वाला बैच देखकर हैपेंग की माँ भी समझ गई थी कि आखिर में ये है कौन। उस वक्त हैपेंग और उसकी माँ शानपा विलेज में ही रहते थे। असल में तो लूसी के साथ शादी करने के बाद
हैपेंग की माँ गांव छोड़कर कहीं बाहर गई ही नहीं थी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर हैपेंग की माँ जेल के अंदर यू छंगिया को बचाकर लेकर जा रही थी कि उसे बीच रास्ते में ही हैपेंग मिल जाती है। यू छंगिया को इस तरह से ले जाता देखकर हैपेंग भी अपनी माँ की मदद करती है। जब इसके बारे में यूनसेंग को पता लगता कि उसे हैपेंग पर थोड़ा गुस्सा आ गया था, लेकिन फिलहाल वो उसे कुछ कहता नहीं। अगले दिन लूसी को जब पता लगता है कि शियू राज्य का राजा जल्दी ही यहाँ पर जंग करने आने वाला है, कि वो जल्दी से यू छंगिया को इस फरमान को देते हुए कहता है कि जल्दी से शियू राज्य वापस जाओ और जो अपनी चीज है उसे वापस लो। यू छंगिया यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा था, इसलिए जाने से पहले एक बार वो हैपेंग से मिलता है। वो कहता है कि मैं हमेशा ही ये बोलता था ना कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, तो आज ये वक्त आ गया है, तुम मेरे साथ शियू राज्य चलो, मैं वहाँ पर तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। हैपेंग कहती है कि यू छंगिया तुम मजाक करना बंद करो। वो कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ, मैं सचमुच में शियू राज्य का क्राउन प्रिंस हूँ और जल्दी ही राजा बनने वाला हूँ। तुम ये अच्छे से जानती हो कि यूनसिंग जिस तरह से तुम्हें रखता है उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छे से मैं तुम्हें रखूंगा। लेकिन हैपेंग फिर भी उसे मना कर देती है कि नहीं, अब मुझे यूनसेंग से प्यार हो गया है और मैं उसी के ही साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर यू छंगिया अकेले ही यहाँ से निकल जाता है। आगे हैपेंग जब राजमहल वापस आती कि यूनसेंग कहता है कि सैनिकों, इस गद्दार रानी को यहाँ से बाहर निकालो, इसने मेरे दुश्मन यू छंगिया को भगाने में मदद की। हैपेंग जब उसे कुछ एक्सप्लेन करने चाहती कि वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, बस तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। वो ये बात काफी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि हैपेंग अपना सामान बांधकर शानपा विलेज जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो बार बार राजमहल की तरफ देख रही थी कि क्या पता यूनसिंग उसे रोकने आ जाए। काफी देर उसका इंतजार करने के बाद जब वो नहीं आता कि हैपेंग यहाँ से शानपा विलेज चली जाती है। सुफंग उसे इतना ज्यादा दुखी देखकर पूछती है कि क्या आपको महाराज की याद आ रही है। वो कहती है कि यूनसिंग पक्का परेशान होगा, उसने मुझे जानबूझकर खुद से दूर किया मुझे बचाने के लिए। मैं जानती हूँ कि जल्दी ही दोनों देशों के बीच में जंग होने वाली है, उसने ये सब कुछ मेरी सेफ्टी के लिए किया। यहाँ पर यूनसिंग अकेला बैठा था कि तभी ही शियू राज्य के कुछ जासूस उसे मारने के लिए आते हैं। राजमहल के बाहर लूसी अपने आदमियों के साथ यहाँ पर लड़ने आ गया था कि उसका सामना इंपीरियल गार्ड से होता है। इंपीरियल गार्ड कहता है कि मेरे रहते हुए तुम महाराज को कुछ भी नहीं कर सकते। इतना बोलकर इंपीरियल गार्ड के लोगों ने लूसी के लोगों पर हमला कर दिया था, पर लूसी उसे कहता है कि गधे, मैं तेरी साइड हूँ। यहाँ पर अंदर इन शियू राज्य के जासूसों के बीच में शियू राज्य का राजा भी था। वो जैसे ही यूनसिंग को मारने चाहता कि वहाँ पर लूसी आकर उसे पकड़ लेता है। राजा कहता है कि लूसी, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम तो मेरी साइड थे, फिर तुमने अचानक से पार्टी कैसे बदल ली। लूसी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी साइड कभी था ही नहीं, मैं शुरुआत से ही यूनसिंग की तरफ वफादार था। उसके बाद वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जाकर इसे पकड़कर जेल में डाल दो और अगले ही दिन इसका सर कलम करके इसे मार देना। ये राजा थोड़ी चौड़ मारते हुए कहता है कि अगर मैं मर भी गया फिर भी मेरे बिछाए जासूस तुम सभी को खत्म कर देंगे। लूसी कहता है कि यह तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यू छंगिया ने पहले ही उन सारे जासूसों को खत्म कर दिया है और अभी तुम्हारा भतीजा तुम्हारी गैर मौजूदगी में शियू राज्य पहुंच गया है और जल्दी ही वहां का राजा भी बनने वाला है। जैसे ही यू छंगिया वहां का राजा बनेगा तो दोनों देशों के बीच में वापस से शांति प्रस्ताव के अकॉर्डिंग संधि हो जाएगी। फिर इस राजा को अरेस्ट कर लिया जाता है। आगे यूनसिंग लूसी से पूछ रहा था कि अगर तुम शुरुआत से ही मेरी साइड थे तो फिर मेरा दुश्मन बनने का दिखावा क्यों किया। लूसी उसे कहता है कि तुम जानते हो कि तुम बचपन में कैसे थे, राज दरबार में किस तरह से रहते थे। तुम्हारे डैड ने मरने से पहले तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझे दी थी और कहा था कि मैं तुम्हें एक अच्छा राजा बनाऊं। तुम्हें बाकी बच्चों की तरह अपना बचपन नॉर्मल तरीके से जीना था, लेकिन तुम भूल गए थे कि तुम एक राजा के बेटे हो। तुम्हें अपने आप को हर बार साबित करने के लिए काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मैं तुम्हारे पास से बस वही करा रहा था। तुम इतने ज्यादा नटखट थे, ऊपर से वो शियू का राजा बार बार यहाँ पर हमले करने की बात कर रहा था। मुझे उसे हैंडल करने के लिए उसके साथ काम करने का नाटक करना पड़ा। जहाँ तक हैपेंग से तुम्हारी शादी कराने की बात है तो मैंने ऐसा जानबूझकर कराया ताकि तुम्हारे अंदर एक ठहराव आ सके। यूनसिंग उसकी सारी बातों को समझकर उसे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें पहले काफी गलत समझ लिया था। उसके बाद वो कहता है कि अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया है
तो मैं हैपेंग को वापस बुला लेता हूँ। लूसी कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे एक बार बुलाने पर वापस आ जाएगी? क्या तुम भूल गए कि तुमने उसे किस तरह से बाहर निकाला था? यूनसेंग कहता है कि तो ससुर जी आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। लूसी कहता है कि मुझे क्या पता, कि तुम्हारे अपने घर का मामला है तो तुम खुद ही हैंडल करो। यहाँ शानपा विलेज में लूसी का एक आदमी हैपेंग को राजमहल में चल रही सारी खबरों के बारे में बता रहा था। फिर वो कहती है कि कितने दिन हो गए, सब ठीक भी हो गया, फिर भी ये यूनसेंग मुझे लेने क्यों नहीं आ रहा। वो उसका इंतजार कर ही रही थी कि तभी उसे कोई किडनैप करके किसी गुफा जैसी जगह पर लेकर जाता है। हैपेंग को वेडिंग ड्रेस पहनाने के बाद जब उसकी आंखें खोली जाती कि उसके सामने तो यू छांग्या था, वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यूनसेंग कहाँ पर है? वैसे तुम तो राजा बन गए थे ना, फिर यहाँ पर कैसे आ गए? वो कहता है कि हैपेंग मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया है। अब मैं तुमसे शादी करने के बाद तुम्हारे फेस की प्लास्टिक सर्जरी करूंगा, फिर हम दोनों खुशी खुशी यहाँ पर रहेंगे। ये सुनकर हैपेंग डर जाती है कि यू छांग्या तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। तो वहीं गांव के बाहर सारे लोग किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। जब यूनसेंग वहां पर आता कि गांव वाले उसे कोई मामूली सा लड़का समझकर अलग अलग काम दे देते हैं, कभी तालाब में से कीचड़ निकालने का तो कभी तबेला साफ करने का। यूनसेंग इन सारे लोगों को बताने की काफी बार कोशिश करता है कि मैं इस देश का राजा हूँ, लेकिन सभी को यह लगता है कि यह लड़का बस पागल हो गया है और खुद को राजा बता रहा है। कोई तो ये तक कह देता है कि अगर तुम यहाँ के राजा हो तो फिर मैं यहाँ की रानी हूँ। तभी वहाँ पर यू छांग्या हैपेंग को लेकर आ जाता है कि ये रही तुम्हारी दुल्हन। हैपेंग के आने के बाद सारे गांव वालों को पता लग गया था कि ये लड़का कोई पागल वागल नहीं है, बल्कि सचमुच में हमारे देश का राजा है। उसके बाद ये दोनों यहाँ पर शादी कर लेते हैं। यूनसेंग कुछ दिनों तक शानपा विलेज में ही रहता है। जहाँ तक यू छांग्या की बात है तो वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़कर यहाँ पर आ गया था। वो कहता है कि राजा बनने से ज्यादा अच्छा मैं डॉक्टर बनकर रहूं। कुछ दिनों तक इस तरह से एक दूसरे के साथ गांव में ही अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद ये लोग वापस राजमहल आ गए थे। राज दरबार में लूसी यूनसेंग को अपना रिजाइन लेटर देता कि वो इसका कारण पूछता है। लूसी कहता है कि अब मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ और मैं अपनी वाइफ के साथ अपनी बची कुची जिंदगी शानपा विलेज में रहकर बिताना चाहता हूँ। यूनसेंग उसकी बात मानकर उसे जाने देता है। आगे बायू और यूनचोंग ने शादी कर ली थी। इनकी शादी के बाद ये कहानी भी यहीं पर ही खत्म होती है। गाइस, ये इस चैनल पर मेरी आखिरी वीडियो थी। अब से मैं इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं करने वाली हूँ। जितने भी लोगों ने यहाँ तक मेरा साथ दिया उन सभी को शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।